ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाने के बाद बीजेपी ने अब ये भी तय किया है कि उनके प्रस्तावक भी आदिवासी विधायक ही होंगे। इसके लिए बीजेपी ने राजस्थान से उदयपुर संभाग और आसपास के 5 आदिवासी विधायकों को चयनित किया है। इन 5 विधायकों में फूल सिंह मीणा, अमृतलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी, समाराम गरासिया और कैलाश मीणा शामिल हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक बनने की खबर से ये सभी विधायक खासे उत्साहित हैं और सभी 5 विधायक दिल्ली पहुंच भी गए हैं। खुशी की लहर है क्योंकि एक प्रथम नागरिक के रूप में महिला को, और वो भी हमारे ट्राइबल की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना मामूली बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा ट्राइबल को पूरा सम्मान दिया और आज वास्तव में हमारे को मेवाड़ से प्रस्तावक के रूप में 5 विधायकों को दिल्ली बुलाया है। मैं तो मोदी जी और हमारी केंद्रीय नेतृत्व का मैं सम्मान करता हूं और इतनी खुशी की लहर है कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी का ये कर्जा तन मन और धन से देकर ही दम लेगी। मैं पुनः सभी को नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा समाज को बहुत ऊंचाइयों पर आपने जो सम्मान दिया है उसका हम कर्जा चुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता है। हालांकि बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार राजस्थान के माउंट आबू और सिरोही आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अध्यात्म से है गहरा जुड़ाव। राजस्थान से है खास लगाव। राजस्थान से अलग है नाता। अध्यात्म का शहर सिरोही मुर्मू को है भाता। द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान कनेक्शन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आशा कि एक ना एक दिन ये वैल्यू एजुकेशन जन जन तक पहुंचेगा और मनुष्य अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे, मानवता का सत्वगुण को समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का 13 साल का आध्यात्मिक रिश्ता है। अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाली द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं। यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में वे कई बार शामिल हो चुकी हैं। बेटे की मौत के बाद इस संस्थान से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ राजयोग सीखा था। बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैडम ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, प्रेरणा देते रहे, लोगों को उत्साहित करते रहे और इन्होंने आध्यात्मिकता भी विश्वास है, मूल्य आधारित जीवन जीने की उनके अंदर कूट कूट के भरा। द्रौपदी मुर्मू 2 बार तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए माउंट आबू आई। 31 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में वे यहाँ पर आई थीं। फिर 8 फरवरी 2020 को मूल्य शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंची थीं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। साल 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला। जनता ने उन्हें जिताया भी, वे मंत्री बनी। लेकिन 2009 में वे चुनाव हार गईं और अपने गांव लौट गईं। और इसी बीच एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। वे डिप्रेशन में चले गईं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 2009 में संस्थान से जुड़ी और राजयोग सीखा। मुर्मू अक्सर माउंट आबू में अध्यात्म की शिक्षा लेने आती रही हैं। इसी की बदौलत वे सदमे से बाहर आ पाई थी। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई। 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। इसके बाद भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं। तो इसके पीछे उनका अध्यात्म से गहरा जुड़ाव ही मुख्य कारण रहा और यही वजह है कि राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही नाता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक लेने आए बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने
बैठक से पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ सहित विभिन्न मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। बीसू का उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी एनडीए सरकार सरकारी एजेंसियां, विशेषकर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ये बहुत गलत परंपरा है। अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अपने विरोधियों को बेवजह परेशान करना, डराना, धमकाना, दबाव बनाना, उन्हें बदनाम करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्री मानसून की दस्तक के बाद अब मानसून दस्तक देने को तैयार है, मगर नगर परिषद की शहर के नालों की सफाई को लेकर कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। तभी तो शहर में आधे से ज्यादा नाले कचरे से अटे पड़े हैं। इन नालों को जल्द साफ नहीं करवाया गया तो मानसून के समय शहर के हालात विकट हो सकते हैं और कई जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। झुंझुनू शहर के कई इलाकों के नालों की सफाई नहीं होने से नाले कचरे से अटे हैं। अब तो स्थिति यह है कि कई जगह तो नालों से बाहर पानी आ रहा है। शहर के पंचदेव सर्किल से गांधी चौक जाने वाले रास्ते पर नाला पूरी तरह कचरे से भरा है। बरसात के समय इस रास्ते पर 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिससे आमजन और वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। पिछले दिनों हुई हल्की बरसात के बाद भी इस रास्ते पर नाले की सफाई नहीं होने से गंदा पानी रास्ते में आ गया था, लेकिन इसके बाद भी नगर परिषद नालों की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कचरे से भरे हुए हैं, कोई थोड़ा बहुत दिखावे के लिए खाली करते हैं। वो कचरा आप देख सकते हैं साइडों में यूँ कहीं पड़ा रहता है। ये सफाई के नाम पे गंदगी फैलाते हैं। थोड़ा सा गलियों का पानी है वो भी बाहर नहीं आता, इतनी सफाई नहीं करते हैं। देख लीजिए आप। नगर परिषद को वैसे तो अवगत करवा दिया गया है कि मतलब मानसून की बरसात है और जो ये नया नाला बनाया है उसमें भी मतलब ये स्थिति है कि कचरे से एकदम फुल भरा हुआ है वो, और जो पुराना नाला है वो एकदम उसकी कोई सफाई नहीं हुई है अभी तक। जैसलमेर में प्री मानसून की बरसात ने नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश और तूफानी हवा से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया। शहर के निचले इलाकों में पानी जाम हो गया तो नालों से निकलकर कचरा सड़क पर हर तरफ फैल गया। हद तो यह है कि नगर परिषद दफ्तर के करीब भी सड़क पर गंदगी का अंबार दिख रहा है। गड़ीसर सर्कल से लेकर नगर परिषद के बीच बारिश होते ही दोनों तरफ के जर्जर नालों से कचरा बाहर आ गया। इस इलाके में नालों की भी सफाई ना होने की पोल खुल गई। अगर कहीं नाले की सफाई हुई भी तो उसे पास ही में छोड़ दिया गया। बारिश के बाद वो फिर से नाले में चला गया। अब जैसलमेर के लोगों की मांग है कि अभी भी मानसून से पहले नगर परिषद झूठे दावों की जगह सफाई पर ध्यान दे। बारिश के बाद और बारिश से पहले भी बहुत सी गंदगी फैली हुई है ना। जगह जगह यहाँ पे रोडों के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है। व्हीकल आ रहे हैं या हमारे काम करने में बहुत परेशान होते हैं। हम गाड़ी के नीचे होते तो वहां से गंदगी उठ के हमारे ऊपर गिरती है। वैसे तो मानसून की शुरुआत नहीं हो चुकी है, लेकिन शुरुआत से पहले भी दुर्दशा है। अगर समय रहते नगर परिषद ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जैसलमेर की जनता को 2006 में अगस्त में जो परेशानी उठानी पड़ी थी उससे ज्यादा भी इसी रोड पर उठानी पड़ सकती है। देखिए, मानसून आने वाला है। हमने उससे पहले ही अपनी जो मानव संसाधन उसको नियोजित करके जो भी मुख्य नाले हैं उनकी साफ सफाई शुरू कराना स्टार्ट करा दिया है। और जहाँ भी छोटे मोटे नाले जहाँ टूटे हुए हैं, जहाँ कहीं रिपेयर की आवश्यकता है, हम भी अपनी तकनीकी टीम को निर्देश देकर उनको भी सही कराने का प्रयास करेंगे। बदनाम होकर भी क्या नाम न होगा, इस मुहावरे को अब नगर परिषद सत्य कर रही है। एक तरफ दावे हैं तो दूसरी ओर हकीकत। नगर परिषद कहती है कि मानसून से पहले तैयारियां कर ली गई है और छोटा मोटा जो काम बाकी है उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा,
लेकिन हकीकत ये है कि प्री मानसून की एक अच्छी बारिश ने नगर परिषद के दावों को इस गंदे पानी में बहा दिया है। हर तरफ नाले खुले हैं, गंदगी फैली है और शहर के इस निचले हिस्से में तो जगह जगह मदरसा रोड के आसपास इलाके हो या फिर गणेश सर्कल, पानी एकत्रित हुआ है और गंदगी साफ देखने को मिल रही है। अब समझ ये नहीं आता कि मानसून आने से पहले की तैयारियां प्री मानसून में ही कैसे सड़कों पर कचरे के रूप में बह गई। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। श्रीकांत व्यास मेरे सहयोगी जैसलमेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह गंदगी से नाले अटे पड़े हैं, नालों से पानी बाहर सड़कों पर बदस्तूर बह रहा है। आम लोगों को परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं, हलकान हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। क्या कह रहे हैं नगर परिषद के, नगर निगम के अधिकारी? आपकी बातचीत हुई उनसे? क्या सफाई पेश कर रहे हैं? जी, उनका कहना है कि जो नाले हैं उनका काम जारी है, उसी के चलते जो है नालों से कल जो है कचरा बाहर निकाला गया था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि वो तस्वीरें साफ बयां करती है कि जब नाले से कचरा निकाला गया तो उसे वहां से हटाया क्यों नहीं गया, उसी के पास रख दिया गया जो बारिश में फिर उन्हीं नालों में गया। या तो फिर इसी नाम पर लगातार जो है एक बार और टेंडर होगा, फिर पैसे उठेंगे, फिर सफाई होगी, लेकिन लोगों की जो रोजमर्रा की परेशानी है वो खत्म नहीं होनी। अभी तो मानसून आना बाकी है, प्री मानसून में ही बदहाली का जो आलम है वो साफ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो ये नाले का पानी है वो नगर परिषद के सारे दावों को जो है अपने साथ लेकर चला है। अच्छा श्रीकांत, ये तैयारियां तो प्री मानसून से काफी पहले की जानी चाहिए थी, ये तमाम व्यवस्थाएं पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। क्या बजट नहीं मिलता है क्या इन लोगों को? बजट में कोई कमी रह गई क्या इस बार? जी, मैं आपको बता दूं कि बजट की अगर बात करें तो नगर परिषद को हमेशा से ही एक कमाऊ कूद कहा जाता है। मतलब नगर परिषद की खुद की इनकम होती है, वो खुद कहाँ जाता है, फिर वो पैसा जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं जो है ये सारे पैसे ठेकेदारों की जेब में नजर आ रहे हैं। आयुक्त नगर परिषद का कहना है कि हमने कुछ जो है नियमित सफाई की से साफ करवाए और कुछ को जो है निर्देश दे रहे, जबकि सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्री मानसून आ चुका है तो तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? और अभी तो मानसून आना बाकी है। प्री मानसून की एक अच्छी बारिश ने ही जो है वो सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया गया है। अगर बारिश और तेज आती है, मानसून आ जाएगा और इसी तरह अगर लापरवाही रही तो आने वाले दिनों में जैसलमेर शहर भी जो है इसी तरह जलमग्न हो सकता है। निचला जो एरिया है वहां पर जगह जगह गड्ढे हैं, जो है वो सड़क दुर्घटनाएं होने की जो संभावना है वो बढ़ रही है। सारे जो नाले हैं उनके मुंह खुले थे। कम से कम जो है ये जो सड़क है, क्योंकि इस मुख्य मार्ग है पर्यटकों के आने का, शहर की एंट्री पॉइंट अगर इसे कहे, और उसी एंट्री पॉइंट पर इस तरह की गंदगी, ये पूरी जो मेन रोड है जो कि गणेश सर्कल से होकर हनुमान चौराहे तक जाती है, इसी रोड पर सारे सरकारी विभाग और सभी अधिकारियों का आना जाना है। लेकिन हर कोई जो है मौन होकर बैठा है और जनता की सुध लेने वाला न जाने कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि हो या फिर बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो केवल कागजों में काम नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं जो पानी का सैलाब आया वो इनके दावों को भी बहा ले गया है। जी ठीक है, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। एक नियम और परेशानी ही परेशानी, कुछ ऐसा ही हाल है प्रदेश के दो जिले अलवर और भरतपुर का, जो एनसीआर में आते हैं। दरअसल एनसीआर में वाहनों के लिए बनाए गए नियम इन दोनों जिलों पर भी लागू होते हैं। नियम के मुताबिक 15 साल के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आसान शब्दों में समझिए तो 15 साल बाद वाहन बेकार। लेकिन इन दो जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में 15 साल बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अब ऐसे में इन दो जिलों के लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर 15 साल बाद वाहनों का करें तो क्या करें। एनसीआर के जो नियम है उसमें 15 साल से ऊपर जो वाहन होते हैं, निजी वाहन, उनको उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है। उसमें दो चॉइस दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है और अगर वो एनओसी मांगते हैं किसी अन्य जगह पे जाने के लिए तो वो एनओसी दे दी जाती है और एनओसी के आधार पर उसके अन्य स्थानों पर उसका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं विभाग की तरफ से। मेरे पास RJ02 9M 9507 हीरो होंडा सिटी डॉन मोटरसाइकिल थी। उसके 15 साल उसके ख़त्म हो गए थे। मैं रिन्यू के लिए अपने RT ऑफिस जयपुर में गया था। वहाँ पर उन्होंने कहा आपकी गाड़ी NCR नंबर में आती है और इसको हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जब मेरा ये प्राइवेट व्हीकल है तो और मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ना कि कॉमर्शियल व्हीकल है, तो इसको रिन्यू करने में क्या दिक्कत है। जब और
मतलब राजस्थान के और शहरों की रिन्यू कर सकते हो, तो अलवर एनसीआर में ठीक है, आप लोगों ने एनसीआर में बना रखा है, लेकिन व्हीकल रिन्यू करने में क्या दिक्कत है? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर एक अपराध से जुड़ी। राजस्थानी मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है पाली के रहने वाले फोटोग्राफर सिद्धार्थ वैष्णव पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप करने का। जोधपुर की रहने वाली एक मॉडल ने कोतवाली थाने में रेप और धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि 3 साल से अधिक समय से दोनों के बीच अफेयर था। इस दौरान शादी का झांसा देकर उसका रेप हुआ और जब मॉडल ने शादी का दबाव बनाया तो सिद्धार्थ वैष्णव ने साफ मना कर दिया। दरअसल दोनों की मुलाकात जोधपुर में हुई थी, तब सिद्धार्थ वैष्णव ने वहां स्टूडियो खोला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूँ घूमते घूमते रात को 11:30 हो गई थी, 11 साढ़े 11 हो चुकी थी। फिर 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरे बात करते हुए, मैंने बताया कि ये मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं उनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ यही हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तो तेरी जात देख के समझना चाहिए था, वो लड़का ब्राह्मण है, तेरे को पता नहीं चला। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला, कोई बात है, उस लड़के को पता चलना चाहिए था ना। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी सिद्धार्थ वैष्णव पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। पाली से सहयोगी श्याम हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, पूरा मामला क्या है? जी, ये 3 पूर्व का मामला है जहां पर एक राजस्थानी एल्बम में कॉमेडी सीरियल में काम करने वाली एक युवती जो फोटोग्राफर जो पालिका निवासी है सिद्धार्थ वैष्णव, उससे दोस्ती हो गई थी और उसी दौरान दोस्ती आगे फोन पे बातचीत के बाद आगे बढ़ती गई और उन्होंने शादी का झांसा लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद दोनों में युवती ने युवक को शादी का दबाव बनाया तो युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर युवती थाने पहुंची तो थाने में भी युवती को जलील होना पड़ा और पुलिस अधिकारी ने युवती को इस तरीके से जलील किया कि रात को 11 बजे से लगाकर 1:30 बजे तक उससे बदतमीजी करते रहे और वहीं 1:30 बजे उसे अकेली रात भर युवती अकेली रेलवे स्टेशन पर बैठी रही और सवेरे वापस थाने पहुंची तो उसे फिर जलील होने पड़ा और उसके शिकायत पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिस पर युवती सखी सेंटर पहुंची और सखी सेंटर के दखल के बाद डायरेक्टर के दखल के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और सीओ सिटी अनिल साहब ने फिलहाल इस मामले की जांच कर रहे हैं। जी, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए, उसके बावजूद ये निकम्मे पुलिस वाले मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री और डीजीपी के स्पष्ट निर्देश है कि परिवादी को थाना में सामान दिया जाए और उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बावजूद युवती 2 दिन पाली में पहले कोतवाली थाने में गई थी, जहां पर उसने अपना हल्का सत्य नहीं बताकर महिला थाने भेज दिया। महिला थाने से युवती को औद्योगिक थाने भेज दिया, लेकिन औद्योगिक थाने में भी युवती का मुकदमा दर्ज करने की बजाय उसे जलील करने के साथ उसे जातिगत पदों से भी धमकाया गया। जी ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। पाली से सहयोगी श्याम चौधरी बता रहे थे ये राजस्थान की निकम्मी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कभी थानों में रेप होते हैं, थानों के क्वार्टर में रेप होते हैं, जब रेप पीड़ित आ जाती है उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। पुलिस के लिए स्पष्ट निर्देश है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज करे, लेकिन पुलिस है कि इसे अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं है, इनकी जेबें गर्म करो उसके बाद कार्रवाई होती है। अब देखना यह है कि इस तरह के पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। खबर राजसमंद से है, जहां जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से जो शराब बिक रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने वनवेरिया गांव में किराने की दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध देशी और अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की। आबकारी विभाग ने इसे जब्त कर पुलिस थाना आमेट के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि आगरिया गांव के वनवेरिया ग्राम में
एक किराने की दुकान पर जो है वो शराब बेची जा रही है। तो किराने की दुकान पर क्योंकि किसी प्रकार का शराब बेचने का उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए मैं थाने के जाब्ते के साथ मौके पर गई और मौके पर जब जांच की तो वहाँ विभिन्न प्रकार की कुछ अलग अलग शराब वहाँ पर बरामद हुई। तो उसकी बरामदगी करके जब्ती कर ली गई है और आगे की कार्यवाही जो है वो थाने में कर ली जाएगी, एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। बीस साल से पाली शहर पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रहा है। प्रशासन हर गर्मी में जुगाड़ से पानी की किल्लत दूर करने की अधूरी कोशिश तो करता है, लेकिन इसका समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं हुई, जिसके कारण पाली की बड़ी आबादी के लिए पीने के पानी का इंतजाम सबसे मुश्किल काम बन गया है। जानवरों की पानी में समस्या है। पानी मतलब पानी आवे टैंकर कणी नवे जको बजे पिए ने कणी खेले खाली हो जाए ने बजे हमें समस्या है पानी। तो हमार पाली में पानी का गंभीर संकट। वाटर ट्रेन से पहुंच रहा पानी 10 दिन में मिलता है पीने का पानी। पाली जिले में पानी की समस्या के सुधरने के आसार नहीं दिख रहे। पाली विधानसभा क्षेत्र के रोहट के हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पशुओं की खेली से पानी लेना पड़ रहा है। पिछले 60 दिन से शहर में जोधपुर से वाटर ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, तो पुरानी माइनिंग की खदानों में पड़े पानी से प्यास बुझाई जा रही है, लेकिन पीने के पानी का ये जुगाड़ भी शहर की प्यास बुझाने में कामयाब नहीं है। शहर में 10 दिन में एक बार जलापूर्ति की जाती है। साल 2000 से अब तक 6 बार वाटर ट्रेन से पानी जोधपुर से पाली पहुंचाया गया। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पेयजल की समस्या के चलते जलदाय विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को आए दिन लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। पिछले 1 महीने में स्थानीय लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर दर्जनों बार सड़क जाम की। लेकिन पानी की समस्या जस की तस है और लोगों को काम धंधा छोड़ दिन भर पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, जिससे लोगों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। पाली जिले का एकमात्र पेयजल स्रोत जवाई बांध है और इसका आधा पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है और बचा हुआ पानी पेयजल के उपयोग में लिया जाता है। लेकिन राजनीति के चलते इसका भी सही बंटवारा नहीं किया जाता, जिसके चलते बारिश आने से पहले ही जवाई बांध में पानी खत्म हो जाता है। आनन फानन में टैंकरों के जरिए जल आपूर्ति की जाती है, जिससे करोड़ों रुपए अतिरिक्त खर्च होता है, लेकिन पानी के स्थायी समाधान को लेकर कभी सही कोशिश नहीं की गई। श्यामलाल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पाली। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।